हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कंटिन्यू किए होंगे। आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार रहा है, आप उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जो भी चीज़ें अभी तक मैं लेके आता रहा हूँ, आप लोगों ने उसको देखा है। दोबारा से मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के लिए वीडियोस स्टार्ट कर दी हैं आज से और ये अब कंटिन्यू आती रहेंगी। अभी मैं आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन के लिए चीज़ें लेके आऊँगा और निरंतर इसके बाद अब मैं चीज़ों को कंटिन्यू करता रहूँगा। तो जैसे आप लोगों ने प्यार बनाया वैसे ही बनाए रखें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए लोग हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक भरोसा करके देखें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतर चीज़ें लाता रहूँगा। जो भी गलतियाँ हों उसको कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि आपके शेयर लाइक से मनोबल बढ़ता है, फिर चीज़ों को और अच्छी तरह से करने का साहस मिलता है। तो प्लीज़ जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस चैनल को प्यार दें, अपने लोगों तक पहुँचाएँ। शुरुआत कर रहा हूँ फिर से दोबारा से आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर तरह से लाने के लिए। तो आज हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इसको हम भारत की शिक्षा व्यवस्था, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आता है। तो अभी अगर टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो अभी आपके पास सीटेट का एग्ज़ाम है, जो कि होने वाला है दिसंबर में। उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जो खाली सीटेट में ही नहीं रहेगा, आपके यूपी टेट हुआ, यूजीसी नेट, जो लोग नेट की भी प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी ये काम आता है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे 4 से 5 कमीशन दे दिए गए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे मुदलियार आयोग दे दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे दी गई, थॉमस रैली आयोग दे दिया गया, वर्धा समिति दे दी गई। और वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से आपको सीरियल वाइज, क्रम वाइज करके इनको रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सीटेट में भी आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ये सारे दिए गए हुए हैं, आप एक बार इनको भी देख सकते हैं और इन सभी आयोग को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। छोटे छोटे बिंदु मैं लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। पूरा डिस्कशन करेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे आयोग हैं। एक आयोग को अगर अच्छी तरह से आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके लिए नियर अबाउट 30 से 35 मिनट एक आयोग लेके जाएगा ही। मगर यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप आपके पॉइंट्स में संक्षिप्त वीडियो आपके लिए बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कम समय में आप वो जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको आप छूते हुए निकलेंगे और आपकी जो परीक्षा है वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए, आप एक बार यहाँ शुरुआत में ही आज़ादी के पहले के कौन कौन से ऐसे आयोग हैं जो कि आए हुए थे और आज़ादी के बाद से। तो चार्टर एक्ट आया था, उसमें आज शिक्षा के विषय में बात करी गई थी। सबसे पहले 1813 में वहाँ पे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता था पढ़ाई के लिए। उसके बाद फिर मैकाले का पत्र आया 1835। ये क्रमवाइज आप एक काम ज़रूर करिए दोस्तों, आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए, ये क्रमवाइज जो चीज़ें हैं इनको लिखते रहिए, क्योंकि वहाँ पे क्रमवाइज चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कब कौन सा कमीशन आया। तो आप इनको लिखते रहिए और यहीं से आप चीज़ों को रिलेट करते हो अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये क्रमवाइज चीज़ें पूछी जाती हैं सभी एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले आपका मैकाले का पत्र 1835 में आया। उसके बाद वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया, जिसको कि वुड डिस्पैच बोलते हैं। हंटर कमीशन आया है फिर 1882 से 83 के आसपास। थॉमस रैली आयोग आ जाता है 1902 में। फिर हर्टॉग योजना 1928 से 29 में। इनके सभी में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, प्लीज़ परेशान मत होइएगा और समझते रहिए, क्योंकि समझ का विषय है, टीचिंग है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा से जुड़ी हुई ही हैं। अगर आप टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वर्धा समिति फिर 1938 में आती है। सर्जेंट योजना 1944 में। उसके बाद आज़ादी के बाद पहला आयोग कौन सा है, इस तरह से प्रश्न पूछा था, आज़ादी के बाद सबसे पहला आयोग कौन सा है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग आया था 1948 से 49 में। मुदलियार आयोग फिर कब आता है, 1952 से 53 के आसपास। स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति एक आती है 1957 से 59 के पास। कोठारी आयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। कोठारी आयोग 1964 से 66। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 86 और 92, ये किन किन तरह से आई इन पर भी चर्चा करते हैं। फिर एक प्रोफेसर यशपाल जी की समिति आती है 1992 से 93, उस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हमारी आ जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इन सभी पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे यहाँ पे आज चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, मैंने बोला ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ,
क्योंकि वीडियो लंबा भी ना हो और आप सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट भी कर लें, जिससे कि आप उन सारी चीज़ों से अछूते ना रहें और वो सारी चीज़ें आप आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में। उससे पहले मैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं मगर हम ये सारी चीज़ें आप उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आज ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं प्राथमिक की, माध्यमिक की और उच्च शिक्षा। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है इन तरह से 3 भागों में विभाजित है। प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक आप जब फॉर्म भी भरते हैं, आप सीधे तौर पे आप ऐसे समझिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो प्राथमिक, जिसको कि हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 भागों में डिवाइडेड है। एक प्राथमिक है जो प्राइमरी है आपका कक्षा 1 से 5, क्लास 1 to 5, और उच्च प्राथमिक जो कि जिसको कि हम अपर प्राइमरी बोलते हैं, जो आपका जूनियर सेक्शन होता है। आप बोलते हैं ना जूनियर और प्राइमरी, तो जो कक्षा 6 से 8 होता है वो उच्च प्राथमिक में जाता है, जिसको कि हम अपर प्राइमरी बोलते हैं। सीटेट में भी ऐसा होता है ना, अपर प्राइमरी और प्राइमरी जो आप पेपर देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें कि पेपर 2 किसके लिए होता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और पेपर 1 किसके लिए होता है ये मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो प्राथमिक 2 तरह से है, एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8। फिर आ जाता है आपका माध्यमिक, जिसको कि हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। वो हमारा होता है माध्यमिक कक्षा 9 से 10, और उच्च माध्यमिक जिसको कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, जो कि हमारा 11 से 12 होता है। फिर हमारी उच्च शिक्षा आ जाती है, जिसको कि हम हायर एजुकेशन बोलते हैं, जो कि हमारी ग्रेजुएट हो जाती है, व्यावसायिक जिसमें टीचिंग आ जाती है, बीटेक हुआ, एमबीबीएस हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे करके हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली जाती हैं। तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राथमिक अगर बोलते हैं, माध्यमिक बोलते हैं, तो प्राथमिक और माध्यमिक किस तरह से हैं। माध्यमिक जो होता है वो कक्षा 9 से 10 को बोला जाता है, और उच्च माध्यमिक जो है 11 से 12। तो पूरा माध्यमिक हमारा जो है 9 से 12 हो गया, और प्राथमिक जो है 1 से 8। इसमें कि 2 तरह से डिवाइडेड है, एक प्राथमिक 1 से 5 जिसको कि हम प्राइमरी बोलते हैं, और उच्च प्राथमिक जो कि 6 से 8 है, जो हमारा जूनियर सेक्शन बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो भी गलतियाँ हों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आप मुझे सुझाव दें, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा उसको सही करने की। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जो जो चीज़ें समय समय पर जैसे आई हैं। तो चार्टर एक्ट आया था 1813 में। सबसे पहले उसमें शिक्षा के लिए ब्रिटिश काल में यह बात आई थी हमारे लिए। 1813 में ब्रिटिश की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम आया था। चार्टर अधिनियम आप लोग हिस्ट्री में जरूर पढ़ते हैं। तो चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया था, कि पूरा खर्चा दिया जाएगा 1 लाख रुपए, उसमें भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए काम किया जाएगा। आप समझिए उस समय 1 लाख रुपए दिया जा रहा था। तो यहाँ से प्रश्न क्या आता है, वहाँ पे ये 1 लाख रुपए वाली बात पूछ ली जाती है। कब किस एक्ट में यह बात करी गई? तो चार्टर एक्ट में बात करी गई। शिक्षा व्यवस्था की चीज़ें ब्रिटिश काल में यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ें रिलेट करते हुए चलते चलिएगा। लास्ट में जब पहुँचेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ। तो 1 लाख रुपए की बात करी गई कब? चार्टर एक्ट में शिक्षा के प्रावधान के लिए। ये बात तो यहाँ पे हो गई। अब आगे पहुँचते हैं यहाँ पे मैकाले का स्मरण पत्र, जिसको कि हम मैकाले मिनट भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। क्या? मैकाले का स्मरण पत्र, इसको कि हम क्या बोलते हैं? मैकाले मिनट। ये प्रश्न बहुत आता है कि मैकाले मिनट कब आया था, 1834 में या 1835 में, 1836 में, 1837 में? वो यहाँ पे देखते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था ये पता होना चाहिए। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्होंने क्या क्या शिक्षा व्यवस्था की ऐसी की तैसी करी है मैकाले मिनट में आने के बाद। यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह से, तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिनको कि लॉर्ड मैकाले भी बोला जाता है। लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आते हैं, और उन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो आते भारत जो है वो 1834 में है, और उन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए भाई साहब, उसके बाद होता ये है कि उस समय जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग साहब होते हैं, वो उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर देते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे काम की बात क्या है? हमारे लिए इन दोनों लोगों के नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं जो हम लोग यहाँ पे अभी तक उसको सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे
इन चीज़ों की बात करिए तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब ये मैकॉले मिनट आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। और उन्होंने मैकॉले को किस समिति का अध्यक्ष या सभापति बना दिया था। तो लोक शिक्षा समिति का उन्होंने सभापति नियुक्त कर दिया था इनको, किसको, विलियम बेंटिंक को। किसको, ये है बेबिंगटन, सॉरी लॉर्ड मैकॉले, क्या, थॉमस बेबिंगटन, ठीक है। विलियम बेंटिंक ने किसको, मैकॉले को यहाँ पे लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर है। मैकॉले मिनट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक थे, और उन्होंने उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें किसका सभापति नियुक्त किया था, लोक शिक्षा समिति का उन्हें सभापति नियुक्त कर दिया था। इनका कार्य क्या था, जो ओरिएंटल लिटरेचर और पाश्चात्यवादी वेस्टर्न पर मध्यस्थता करना था। ये दो तरह के लोग थे, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे ये कौन कौन से किस तरह के लोग थे। इन दोनों लोगों के बीच में मध्यस्थता करना था। कि ऐसे कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे परंपरागत शिक्षा को चलना चाहिए, और कुछ जो बुकिश नॉलेज है उसकी बात कर रहे थे कि उन्हें किताबी ज्ञान होना चाहिए। उन सभी चीज़ों के बाद में बात कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, अभी उसके विषय में आगे बात करेंगे। तो हुआ क्या, इस समस्या की कानूनी सलाह के लिए 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकॉले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र, जिसको कि हम मैकॉले मिनट भी बोलते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, मैकॉले मिनट कब आया, अब देखिए 1834 में वो भारत आए। विलियम बेंटिंक ने उन्होंने सभापति नियुक्त कर दिया लोक शिक्षा समिति का, और उसी समिति में उन्होंने क्या किया, अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र, जिसको कि मैकॉले मिनट बोला जाता है, गवर्नर जनरल की परिषद में प्रस्तुत कर दिया। विलियम बेंटिंक ने उसको स्वीकार कर लिया और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा, ठीक है। इसने ही भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी थी। किसने, मैकॉले मिनट ने, या कह सकते हैं मैकॉले ने रखी थी। किस गवर्नर के काल में रखी, तो विलियम बेंटिंक के टाइम पे रखी थी। उन्हें किस सभा का सभापति नियुक्त किया गया, तो लोक शिक्षा समिति का। तो ये चीज़ें मैकॉले मिनट से यहाँ पे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक पेन लेके बैठिए, पेपर लेके बैठिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते रहिए, ठीक है। ये आपके बहुत ही काम आएंगे। आगे पढ़ लेते हैं। मैकॉले का विवरण पत्र जो था, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। मैकॉले ने इसके तहत ही अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसको कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये इन्होंने इसी अपने मिनट में ही बोला था, अपने पत्र में बोला था। क्या बोला था कि जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। किसमें, उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करना था, जिससे ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग रूप और खून से तो भारतीय हो, लेकिन विचारों और नैतिकता में ब्रिटिशर्स हो। ये चाहते थे कि वो रंग रूप, भाषा, जो सारी चीज़ें हैं वो हिंदुस्तानी रहें, मगर दिमाग से और विचार से वो ब्रिटिशर्स के जैसे काम करने लग गए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो हायर लोग थे, जो उच्च कुल के लोग थे, उनको वो पढ़ाने की कोशिश करते थे, और वो कहते थे उनसे वो सारी चीज़ें जाके वो नीचे वाले वर्ग में पहुँचेंगी, वो धीरे धीरे ये काम करते रहेंगे। तो उसको ही उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ शिक्षा जाए, इस तरह उन्होंने इसको तैयार किया था। तो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया, या फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यह भी मैकॉले के टाइम की ही बात है। मैकॉले ने ही अपने मिनट में ऐसा कुछ तैयार किया, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा, ऐसा चीज़ें समझाई उन्होंने, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये बात मैकॉले की हो गई। नेक्स्ट आ जाता है फिर वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1833 के बाद कंपनी को 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था। आप इसको समझिए, यहाँ पे 1833, जो 35 वाली बात हो चुकी है उसके बाद की बात है यहाँ पे। उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, और उन्होंने भारतीय शिक्षा को कैसा बनाया था, उच्च कुल से निम्न कुल तक के लिए, मतलब वही जो फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करी थी उस तरह से बनाया था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु समिति का एक गठन किया। मतलब उन्होंने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया। किस समिति ने, जो उन्होंने भारतीय शिक्षा की ये किया था। उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए थे, और उसी के बीच में हम लोग यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये आ जाते हैं चार्ल्स वुड, इन्हीं के नाम पे ये वुड डिस्पैच पड़ता है।
ठीक है। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। कब? उन्हीं के सभी के सुझावों के आधार पर कंपनी ने कब? 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। और उस समय सर चार्ल्स वुड, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, और इन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसको कि हम वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। वुड डिस्पैच कब आया है? तो 19 जुलाई 1854 को आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वही प्रधान थे। कौन? चार्ल्स वुड। यहाँ पे मार्क करके हुए मैंने लिखा हुआ भी है। इसी घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति होती है। इसीलिए कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा भी दी जाती है। अब इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार संज्ञा, या इस तरह से पूछ लीजिए, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा किसको दी गई है? तो वुड डिस्पैच को दी गई है। ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी है बताइए? अब मैकॉले ने दी है। मैकाले मिनट आया कब है? 1835 में आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दो चीज़ें यहाँ पे अब क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। फिर हंटर कमीशन आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हंटर कमीशन कब आता है? सन 1880 में लॉर्ड रिपन, देखिए इन सारे नामों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 1800 लॉर्ड रिपन, जो भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। ये पूछ लिया था कि हंटर कमीशन के समय ये कौन था गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया, जिसका नाम उन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग भी दिया गया। अब यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? तो हंटर कमीशन का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग, जहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, आप इसको देखिए। हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? यह है भारतीय शिक्षा आयोग। ये कब गठित किया गया था? तो 1882 में। हंटर कमीशन कब गठित किया गया? 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग कब गठित किया गया? 1882 में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में ही आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ता है। तो इसका हंटर कमीशन नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि विलियम विल्सन हंटर, जो हंटर कमीशन जो हंटर जी के नाम पे पड़ा हुआ है, ये क्या नाम है इनका पूरा? विलियम विल्सन हंटर, इन्हीं के नाम पर यह हंटर कमीशन पड़ता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। कब आया है भारतीय शिक्षा आयोग? 1882 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। क्या बात उन्होंने कही थी कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावहारिक होनी चाहिए। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में भी हो, इन्होंने इस बात की बात करी। और यहीं पे माध्यमिक शिक्षा की बात करी जाती है। अभी हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा की बात करी थी, जिसको कि सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप देख लीजिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस आयोग के तहत 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। एक पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में, और तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि पंजाब विश्वविद्यालय किसके टाइम पे आया था? तो उस समय ये कौन से थे गवर्नर? देखिए ये 1800 लॉर्ड रिपन, और किस कमीशन? हंटर कमीशन, या भारतीय शिक्षा आयोग के तहत ये आया था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपना दूसरा आयोग, जो कि हमारा दिया गया यहाँ पे रेले आयोग, जो कि 1902 में बात करी गई। इसको देखते हैं पूरा। विश्वविद्यालयों को नियंत्रण में लाने के लिए एक विचार के साथ लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले के तहत रेले आयोग की नियुक्ति की। अब देखिए, हंटर कमीशन के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? आप ये खुद से देखिए और याद करिए। ठीक है, रेले आयोग के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कर्जन है। उन्होंने क्या किया? थॉमस रेले के तहत एक आयोग की नियुक्ति कर दी। वो कौन सा आयोग था? रेले आयोग। अब देखिए इस आयोग में क्या बोला गया। इस आयोग ने 1902 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसके बाद रेले बिल नामक विधेयक लाया गया। ठीक है, रेले बिल जब एक अधिनियम बन गया तो उसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कहा गया। देखिए उन्होंने नियुक्ति वगैरह वो सारी चीज़ें करी, वो 1902 में करी है, मगर ये जो एक्ट जो बन के पारित होता है तो वो 1904 में बन के पारित होता है, और उसका नाम क्या दिया जाता है? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, या रेले कमीशन। तो कमीशन कब बन के तैयार होता है? 1904 में। इसका रेले आयोग का दूसरा नाम क्या है? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है कि रेले कमीशन का दूसरा नाम क्या है?
तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, या इस तरह से पूछ लिया जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, तो रेले कमीशन है। जैसे हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें तुरंत ही। तो हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग है। ठीक है, और ये चीज़ आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि रेले आयोग में केवल एक ही भारतीय सदस्य थे, उनका नाम क्या है, सैयद हुसैन बेलग्रामी। तो याद रखिएगा, सैयद हुसैन बेलग्रामी, जो कि एक ही भारतीय सदस्य थे। ठीक है, रेले आयोग भी कंप्लीट हो गया, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका हर्टॉग कमेटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्टॉग कमेटी के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्थितियों को समझते हुए ब्रिटिश शासन नीति को निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति करी। ये समझने के लिए हर्टॉग कमेटी के बारे में यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि भारत की स्थितियों को समझते हुए ब्रिटिश शासन नीति को निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति करी थी। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भी यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कब हुआ, 1927 में। ठीक है, नियुक्ति करी, और इस कमीशन से भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे। किस कमीशन के तहत, साइमन कमीशन के तहत। तो साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी जटिलताओं को सुलझाने के लिए सहायक समिति का गठन कर दिया। इसका गठन कर दिया, सहायक समिति का, और हर्टॉग इस समिति के अध्यक्ष थे। इसी के नाम पर इस समिति को हर्टॉग समिति कहा जाता है। तो अब देखिए, हर्टॉग, ये आपको प्रश्न पूछ लिया है कि हर्टॉग समिति की नियुक्ति किसने करी, तो साइमन कमीशन ने करी थी। ठीक है, क्योंकि ये करी क्यों थी, तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ पे क्या कठिन चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो कठिनताएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, कठिनाई आ रही हैं, कठिनताएं बोल रहा हूँ, जो समस्याएं आ रही हैं उसको जांच परख करने के लिए एक समिति बनाई। क्या समिति बनाई थी, बताइए, सहायक समिति का गठन किया, और उसके अध्यक्ष कौन थे, हर्टॉग थे। तो इसीलिए ये हर्टॉग कमेटी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि भारतीय शिक्षा से पहले ही परिचित थे। हर्टॉग जो थे भारतीय शिक्षा से पहले से ही परिचित थे, क्योंकि वे ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 के सदस्य भी रह चुके थे। हर्टॉग ने भारतीय शिक्षा नीति, प्रशासन तथा स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया, और उसके बाद 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया। अब देखिए, ये चीज़ क्लियर हो गई कि हर्टॉग कमेटी कब बन के आती है, तो 11 सितंबर 1929 को ये कंप्लीट होकर पहुंचती है। तो हर्टॉग कमेटी कब बनती है, 11 सितंबर 1929 को। इन्होंने अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया, साइमन कमीशन को। तो ये चीज़ याद रखने के लिए ज़रूरी है कि साइमन कमीशन ने कौन सी समिति बनाई थी। ये देखिए, ये समिति कौन सी है, आपकी सहायक समिति का गठन किया था। तो कब किया, 11 सितंबर 1929 को ये कौन सी आपकी हर्टॉग कमेटी बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी सर्जेंट स्कीम, जो कि सर्जेंट योजना जिसको बोलते हैं, और ये आपकी क्या हो जाती है, आखिरी योजना होगी। ठीक है, आज़ादी के पहले की। ठीक है, या हम कह सकते हैं, हाँ, आज़ादी के पहले की। सर्जेंट योजना 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत करी थी। ये पूछने वाली बात है, किसने प्रस्तुत करी थी, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत करी थी। कौन सी, सर्जेंट योजना। और इस समय अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट जो थे, ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। उसी के नाम पर इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत करी गई थी। इसका दूसरा नाम भी क्या था, इसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी बोला जाता था। किसको, सर्जेंट शिक्षा को। इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने इसको प्रस्तुत किया था। किसको, सर्जेंट योजना को। कब प्रस्तुत किया था, 1944 को प्रस्तुत किया था। तो अब ये सारे डेट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इनका क्रम पता होना चाहिए आज़ादी के पहले वाले का। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। योजना के अनुसार इनका काम यहाँ पे क्या था कि प्राथमिक विद्यालय, अभी हम लोगों ने पढ़े प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन से आते हैं, देखिए, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक में कौन, 1 से 5, और उच्च प्राथमिक में फिर 6 से 8। ठीक है, एवं उच्च माध्यमिक अभी हम लोगों ने देखा था। विद्यालय स्थापित करने तथा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार ऐसा किया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस कमेटी के तहत, सर्जेंट कमेटी के तहत। ठीक है, तो 40 वर्ष के अंदर ही शिक्षा के पुनर्निर्माण को अंतिम रूप देना था, किंतु इस समय सीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है, और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल भी समाप्त हो जाता है। देश आज़ाद हो गया हमारा, इतनी जल्दी, बताइए।
देश आज़ाद कर लिया हम लोगों ने, और जितनी भी कमेटियाँ थीं वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ठीक है, आज़ादी के पहले की। तो एक बार फिर से वहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिए आप, कौन कौन सी कमेटी थी जो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एक बार जल्दी से आइए यहाँ पे देखिए। ओके, आज़ादी के पहले कौन कौन सी हम लोगों ने कर ली? चार्टर एक्ट की बात कर ली, मैकाले का घोषणा पत्र कर लिया, वुड का घोषणा पत्र कर लिया, हंटर कमीशन कर लिया है, टॉमस रैली आयोग, हर्टाग योजना, वर्धा समिति, सर्जेंट योजना। इनको एक बार आंख बंद करिए, जिस तरह से भी आपको रिकॉल करना है रिकॉल करिए कौन कौन से कमीशन आपने पढ़ लिए हैं। मैकाले मिनट, वुड का घोषणा पत्र, अगर आपको सीरियल वाइज रखना है तो आप किस तरह से रखेंगे? सबसे पहले मैकाले मिनट, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, टॉमस रैली आयोग, हर्टाग योजना, वर्धा समिति और सर्जेंट योजना। इस तरह हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जो आज़ादी के बाद की योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज़ादी के बाद की सभी योजनाओं को हम लोग यहाँ पे एक बार कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक जो लोग बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप ये लोग PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है इसका ही, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ये जो जिस तरह से मैंने ये PPT बनाई हुई है, मैं आपको जो कहते हो ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसको अपने पास रख सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, जो लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद का जो प्रथम आयोग है वो आपका है राधा कृष्णन आयोग, जिसको कि हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। तो ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित थी तथा वास्तविक जीवन से बहुत दूर थी। भारतीय शिक्षा का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अच्छा नहीं था। अन्य देशों की अपेक्षा, ठीक है, भारतीय शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठन करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? ये चीज़ याद करने वाली है और पता होने वाली है किसने दिया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, दोनों नाम हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये देखिए, प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिन्हीं के नाम पे जिन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी हैं। राधाकृष्णन आयोग के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को अपनी आज्ञा सौंप दी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। तो कब ये होता है? 25 अगस्त 1949 को। कब होता है ये? 25 नवंबर 1949 को। अब इस चीज़ को आप देख पाएंगे आसानी से। ये गया आपका 25 अगस्त 1949 को ये भारत सरकार को आज्ञा सौंप देते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। और फिर इसका नाम क्या कह दिया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसका नाम दिया गया। इसको कोई ही राधाकृष्णन के नाम से, राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर की व्यवस्था, संरचना की जांच और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसी के संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। ठीक है, ये आयोग बनाया क्यों गया था? तो इसीलिए बनाया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर की व्यवस्था का पता करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। अध्यक्ष कौन था इसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इतने सारे ये सदस्य थे, ये आप एक बार देख लीजिए। सदस्य कौन? डॉक्टर ताराचंद हैं, सर जेम्स ए डफ हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, अभी मुदलियार के बारे में भी पढ़ेंगे, श्री निर्मल कुमार सिद्धांता। ये सभी लोग थे जो जिसकी राधाकृष्ण आयोग की बात करते हैं। 1948 से 1949 में आया हुआ है। तो कब आया? 1949 को। कितने? 25 अगस्त 1949 को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मुदलियार आयोग की। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, इनकी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। इन लोगों को देखिए, महान लोग हैं और ये पिक्चर हम लोगों को पता होनी चाहिए किन किन लोगों की हैं। तो इस आयोग के बारे में भी पढ़ते हैं। मुदलियार आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। माध्यमिक जब मैं बोलता हूं तो आप इस चीज़ को समझिए। माध्यमिक किसकी बात करी जाती है? माध्यमिक, एक तो माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक। मतलब किससे, कहाँ से बात करेंगे? 9 से 10
और 11 से 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसको बोला जाता है, तो मुदलियार आयोग को ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। तो यह प्रश्न हम लोगों को पता होना चाहिए। कब आया था मुदलियार आयोग? 1952 को आया था। या इस तरह से पूछ लिया जा सकता है माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था, तो 1952 को आया था। ठीक है, इनके ही बदले हुए रूप हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मुदलियार आयोग के सदस्य जो हैं ये सभी सदस्य हैं प्रिंसिपल जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स, श्रीमती हंसा मेहता, इस तरह के डॉक्टर एस बसु सहायक सचिव। तो ये इनके बारे में चीज़ पूछ लिया थी कि इसके सचिव कौन थे, तो ये एस बसु जो थे इसके सचिव थे। एस बसु जो थे इसके सचिव थे। ठीक है, किसके? मुदलियार आयोग के। ठीक है, मुदलियार आयोग को और क्या बोला जाता था? माध्यमिक शिक्षा आयोग बोला जाता था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाता। फिर इसके बाद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोठारी आयोग। यहाँ से तो क्वेश्चनों की भरमार रहती है दोस्तों, जो कि हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये दौलत सिंह कोठारी जी हैं जिन्होंने ही ये कोठारी, जिनके नाम पे कोठारी आयोग पड़ता है। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग आया कब था, जिसको कि हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी नाम लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया कब है, तो 1964 में आया। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन कब आया? 1964 में आया। इसकी स्थापना कब होती है, तो 14 जुलाई 1964 की होती है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इनकी ये फ़ोटो देखिए, इनको पहचानिए। और उस समय ये पूछ लिया जाता है कि उसके कुल सदस्य कितने थे, तो उसके सदस्य जो थे वो 17 सदस्य थे। और इसका मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली, भारत में। आगे बढ़ते हैं, तो कार्य क्या था इस समिति का? इस समिति का कार्य था भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और भारत सरकार को इसके सुधार के लिए उचित सुझाव देना। ठीक है, जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। तो प्रतिवेदन हुआ था 29 जून 1966 को, और उसका उद्देश्य एक ही था कि देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, तो हम लोगों से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, आपका क्या दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब आया? 1964 को आया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जी थे। या कोठारी आयोग कब आया? 1964 को आया। यहाँ पे ये चीज़ बोल दी गई है कि केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम 6%, सबसे पहले ये बात करी गई कितनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि केंद्र सरकार का कम से कम कितने प्रतिशत कोठारी आयोग में ख़त्म होना चाहिए, तो 6% शिक्षा में निवेश करना चाहिए और शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए ताकि राजकोष में वृद्धि की जाए। ठीक है, व्यावसायिक का मतलब सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं बुकिश ना रहें, बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो रोजगार उत्पन्न कर पाएँ, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। पता नहीं, सिर्फ डिग्री लेके घूमने का मतलब नहीं है जो अभी कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, अभी एजुकेशन पॉलिसी बहुत सही बन के आई है, आप इसको भी पढ़ेंगे हम सभी लोग। ठीक है, तो केंद्र सरकार अपनी आय का कितने प्रतिशत? 6%। ठीक है, फिर शिक्षा का संरचना जो है ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न बहुत ही आता है। ठीक है, प्री प्राइमरी शिक्षा 1 से 3 वर्ष, निम्न माध्यम प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष तक, स्नातक शिक्षा 3 वर्ष तक, मास्टर्स एजुकेशन 2 से 3 साल तक और अनुसंधान शिक्षा 2 से 3 वर्ष, जिसको कि हम रिसर्च बोलते हैं। कोठारी आयोग के अंतर्गत कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 10 साल की होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक शिक्षा 2 वर्ष और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इस चीज़ को याद रखिए। क्या बोला गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 10 साल की होनी चाहिए। गलत हो गई लाइन, देखो कितनी गंदी हो गई। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, 10 साल की होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होनी चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं भाई, जो कि हमारा इसी में आगे ये पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी इसी के अंतर्गत आता है, कोठारी आयोग के अंतर्गत। क्या? यूजीसी के 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब जो उसके प्रतिनिधि हैं वो विश्वविद्यालय के ही होने चाहिए। ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म एक बार ज़रूर बताएं। एनसीईआरटी, यूजीसी और आपका
एनसीएफ की फुल फॉर्म ज़रूर बता, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। कोठारी कमीशन में शिक्षा के 5 उद्देश्य, 5 लक्ष्य, 5 कार्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और ये पंचमुखी कार्यक्रम हम सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। वो पंचमुखी कार्यक्रम कौन कौन से प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो मैंने लिख के यहाँ पे तैयार किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो नहीं ही छोड़ना है। अगर पढ़ने के लिए फिर हम आप अगर कहेंगे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इन सभी की जो ओरिजिनल कॉपी हैं या कह सकते हैं जो कि सरकारी उस पर पड़ी हुई हैं, वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 5 वो लक्ष्य कौन कौन से हैं? शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना, छात्रों को लोकतंत्र गुणों का विकास करना। चौथा पॉइंट है शिक्षा के द्वारा देश का आधुनिकीकरण करना। और 5वां पॉइंट था शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक को सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास करना, ठीक है। तो ये इनके 5 पॉइंट थे, जिसको कि पंचमुखी कार्यक्रम भी बोला जाता है, ठीक है। आगे पढ़ जाते हैं भाई। कोठारी कमीशन के द्वारा ही सर्वप्रथम शिक्षा के संबंध में त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जिसको 3 लैंग्वेज फार्मूला भी बोलते हैं। वो 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? इस तरह से होनी चाहिए। पहली क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और मातृभाषा होनी चाहिए। दूसरी अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। फिर क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, अन्य कोई प्रादेशिक भाषा। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इस तरह से ये प्रश्न ये पूछ लिया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला किसके टाइम पे आया जाता है? तो कोठारी कमीशन के टाइम पे आ जाता है, ठीक है। कोठारी कमीशन कब आया है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पढ़ेंगे, फिर 1986 पढ़ते हैं, उसके बाद जो बची हुई हमारी है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा की यह पहली नीति आती है, जो कि किसके संतुष्टियों पर आती है, सिफारिशों पर आती है? तो कोठारी आयोग के सिफारिशों पर ही आती है। 1964 से 66, ठीक है। ये फिर आप अध्यक्ष तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कौन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दौलत सिंह कोठारी जी होंगे। इसमें वही बात करी गई कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट 6% व्यय करने का लक्ष्य इसका रखा गया है। यहाँ से देखिए 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता का पर फोकस किया गया था। किसमें? पहली जो शिक्षा नीति आई थी। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। तो पूरी तरह से आह्वान किस में किया गया? तो 1986 में किया गया था, ठीक है। मगर आज इसकी बात इन्होंने कर दी थी, तो बात तो यहाँ पे इन्होंने कोठारी आयोग में ही कर दी थी, उसी को आगे इसको फॉलोअप करने की बात यहाँ पे करी गई 1986 में। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती हैं, बट ये हम लोग, क्योंकि ये शिक्षा नीति है और शिक्षा से जुड़े हैं आप सभी लोग, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब कब कौन सी शिक्षा नीति आई हैं। आपसे क्रम वाइज पूछ लेंगे, हो सकता है उन्होंने वहाँ पर 984 कर दिया, तो आप किस तरह से बता पाएंगे? तो वो डेट आपको यहाँ की ये डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषता ये है कि एक देश में एक प्रकार से शिक्षा संरचना होगी जो कि 10+2+3 पर आधारित थी, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, 10+2+3 वाला, ठीक है। जिसमें पहले 5 वर्ष प्राथमिक स्तर, इसके बाद 3 वर्ष तक उच्च प्राथमिक, फिर 2 वर्ष माध्यमिक स्तर, फिर 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट स्तर और 3 वर्ष का स्नातक। 5 वर्ष प्राथमिक, अभी आप समझ पा रहे हैं, 5 वर्ष का प्राथमिक 1 से 5, फिर 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक, क्या 6 से 8, ठीक है। फिर प्राथमिक आपका माध्यमिक 2 वर्ष, कौन सा 9 से 10, फिर 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट स्तर जो कि आपका उच्च माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको क्या बोलते हैं 11 से 12, 2 साल। और उसके बाद आपका स्नातक आ जाता है उच्च शिक्षा में। तो प्राथमिक, माध्यमिक, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने इस तरह से बात की। 10+2+3 सिस्टम कब आया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आता है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता यह रही, इनका ये काम था, इनका विशेषता ये थी कि 1990 तक 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु वाले सभी बालक बालिकाओं तथा, देखिए फिर से पढ़िए, कि 1990 तक 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालक बालिकाओं तथा 1995 तक 11 वर्ष और 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा तथा इसे कठोरता से लागू भी करेगा। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये करी जाती कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
जो कि 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ही आता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसका काम ये था कि जिन विद्यालयों के पास ना तो ठीक प्रकार से भवन है, ना ही शैक्षिक उपकरण हैं, सभी प्रकार के जरूरत संबंधी और आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं, ठीक है, उनके लिए भवनों की मरम्मत तथा नए भवन भी बनवाए जाएंगे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। और किस एजुकेशन पॉलिसी में आता है? 1986 में ये आता है, ठीक है। इस नीति में 15 से 35 वर्ष के युवा लोगों के लिए साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी इसमें 1986 में, जिसका उद्देश्य क्या था? साक्षरता दर प्राप्त करना था तथा निरक्षरता को दूर करना था। रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्मों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए फिर से आ गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही जो है इसने क्या किया है कि 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसे फेस पेंटिंग स्कूल या गति निर्धारित स्कूल भी बोला जाएगा। तो आपके लिए जानने वाली बात यह है कि नवोदय विद्यालय किस शिक्षा नीति के तहत स्थापित किए जा रहे हैं? तो 1986 के जो एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत। और उसको और हम बोलते क्या हैं? इन्हें फेस पेंटिंग स्कूल या गति निर्धारित स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। और एक ये बात यहाँ पे कि देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बात करी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन विद्यालयों में 20% बालक जो है बालकों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी भेजा जा सकता है। इन विद्यालयों में 20% बालकों को, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी, 20% बालक को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी भेजा जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता, सहयोग, सद्भावना, बंधुत्व की भावना का समुचित विकास भी होगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फिर से देखिए आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही ओपन यूनिवर्सिटी खुली, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था करी गई। तो नवोदय शिक्षा किसके टाइम पे आई? 1986 के तहत आई। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन 1986 के तहत आई। और इसी के टाइम पे जो हमारा इग्नू है उसकी बात हो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इग्नू की जो फुल फॉर्म है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इग्नू की फुल फॉर्म को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। अब जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, उसको संशोधित करके 1992 में पेश किया गया, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करने के लिए 7 मई 1990 को एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य राममूर्ति ने करी थी, ठीक है। 1986 का अगर ये आपसे बात पूछ ले, 1992 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो है क्या? वो 1986 का मूल्यांकन किया गया पहले 1990 में, और उसका अध्यक्ष कौन था? राममूर्ति जी थे। और इस समिति ने 26 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। किसने? आचार्य राममूर्ति ने, ठीक है। मगर जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक होती 1 मार्च 1991 को, तब इस रिपोर्ट पर विचार किया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकतर सदस्य इस समीक्षा से संतुष्ट नहीं थे। किस? आचार्य राममूर्ति ने जो समीक्षा करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करने के एक बार फिर से समिति का गठन किया 1992 में। और इस बार उसका अध्यक्ष किसको बनाया? तो इस बार उसका अध्यक्ष जो बनाया आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री थे जनार्दन रेड्डी, उनको उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। जनार्दन रेड्डी को इस बार अध्यक्ष बनाया। और समिति के द्वारा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन करके कार्य योजना सौंप दी उन्होंने जनवरी 1992 को, ठीक है। और इसके बाद केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि 1986 में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 86 में को ही संशोधित करके शिक्षा नीति 1992 में परिवर्तित करके हुए लगा दिया। तो 92 और कुछ नहीं, 1986 का ही परिवर्तित रूप है जो कि उसको दोबारा से लाया गया। तो इसको ही रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सबसे पहले एक आचार्य राममूर्ति के सदस्यता में एक टीम गठित करी गई थी और उसको केंद्र सरकार ने सही नहीं समझा। उसके बाद दोबारा से उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे जनार्दन रेड्डी, उसके अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उसको दोबारा से उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब आ जाती है यशपाल समिति, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर यशपाल जी ने ये ऐसा क्यों किया था या ऐसा
क्यों ये हुआ था? तो यशपाल समिति आई कब है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, 1992 में आई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई। अब ये देखिए, यशपाल समिति बनाई किसने थी, ये प्रश्न यहीं से आ गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1992 में बनाई थी। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को शामिल किया गया था? 8 लोगों को शामिल किया गया था। इसके अध्यक्ष जाने माने वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया था। यशपाल समिति का रिपोर्ट टैगलाइन जो था वो शिक्षा बिना बोझ के था। ये प्रश्न बहुत ही आता है। यशपाल समिति का टैगलाइन क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। समिति ने बोला था भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। ठीक है, ये यशपाल समिति ने बात करी थी। फिर प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात जो 1.40 था उसको घटाकर 1.30 इसी समिति के रिपोर्ट पर हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिएगा, 1.40 हटाकर 1.30 किसने किया था? यशपाल समिति ने किया था। NCF जो 38 सदस्य लोगों की थी उसके भी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। यशपाल समिति का अन्य नाम जो था राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। क्या था? राष्ट्रीय सलाहकार समिति था। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा यशपाल समिति से ही संबंध है। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या हैं? पब्लिक स्कूलों व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बैग औसतन भाग 4 किलोग्राम के लगभग हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कब? पब्लिक स्कूल और प्राथमिक कक्षाओं के। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो। विज्ञान को जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। गणित को रटने के बजाय समझाना चाहिए। कक्षा 6वीं से 8वीं तक स्वतंत्रवाद को इतिहास को पढ़ाया जाए। ये बात इन्होंने करी, स्वतंत्रवाद का इतिहास को पढ़ाया जाए। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग फिर से पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे मैं आपको जो मोटी मोटी बातें हैं ज़रूरी वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलग से एक बड़ा विषय है जो कि ज़रूरी है, उसको हम लोग देखेंगे। मगर अभी यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है कब आती है? 2020 में ही आती है। वर्तमान में जो 10+2 वाला मॉडल चल रहा था उसको रिप्लेस कर देती है, और ये मॉडल कौन सा हो जाता है? 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर ये किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह की शैक्षिक प्रणाली है? तो 5+3+3+4। ये देखिए, इसको गठित किसने किया था? यह प्रश्न बहुत आता है। तो इसरो के प्रमुख जो थे वो डॉक्टर कस्तूरिया रंगन थे। इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। और ये पहला स्टेज जो है प्राइमरी का होता है, जिसको कि फाउंडेशन 5 वर्ष का होगा। फिर दूसरा स्टेज प्रिपरेटरी जो कि 3 वर्ष का होगा, कक्षा 3 से लेकर 5 तक, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। प्री प्राइमरी जो होगा 3 वर्ष तक, और फिर कक्षा 1 और 2 ये पहले फाउंडेशन में। ये प्रश्न देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। ये जो टेबल है ये आपको पता होनी चाहिए कि पहला जो स्टेज है फाउंडेशन स्टेज जिसको बोलते हैं वो 5 वर्ष का है। इसमें कि 3 वर्ष का जो बच्चा होगा प्री प्राइमरी, 3 वर्ष का बच्चा होगा, और प्लस कक्षा 3 वर्ष तक वो प्री प्राइमरी में पढ़ेगा। फिर कक्षा 1 और 2 में जाता है वो। तो इस तरह के 5 वर्ष की क्लास पूरी हो जाएगी हमारे फाउंडेशन स्टेज में, क्योंकि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे आएंगे। फिर इसके बाद दूसरी जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज होती है जो कि 3 वर्ष के लिए होती है, जहाँ पे कक्षा 3 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। 8 से 11 वर्ष तक चलेगा ये। फिर तीसरी जो मिडिल स्टेज जिसको बोलते हैं, कक्षा 6 से 8 तक, जिसको कि अभी हम माध्यमिक बोलते थे, सॉरी उच्च प्राइमरी बोलते थे, उच्च प्राथमिक बोलते थे, ठीक है, अपर प्राइमरी, ठीक है, वो 11 से 14 तक चलेगा। फिर चौथा स्टेज सेकेंडरी स्टेज जो कि 9 से लेकर 12 तक आ जाएगी, जो 14 से 18 तक। तो ये टेबल आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बोलेंगे तो ये मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब देखिए, इसको कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि हमारा MHRD था, नाम बदलकर उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री फिर से कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, MOE। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed का होना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ B.Ed वालों के लिए ज़रूरी है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात कितना होना चाहिए? एनरोलमेंट ग्रॉस रेशियो जो 26.3 वर्ष था 2018 से, वो उसको बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ सीटों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट ये पॉइंट है, और इसके बाद
इस वीडियो को हम लोग विराम देंगे और एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से फिर से लेके आऊँगा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ 2020 की, क्योंकि इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स हैं पढ़ने के लिए, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टेबल है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लेके, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, आप कम समय में इसको पढ़ लें। तो NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसके तहत होगा क्या, 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे, ठीक है, उन्हें उसी अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन में हम लोग पहुंचते थे और कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन एक ही साल किया, BA BSc या जो भी उन्होंने ग्रेजुएट में अपीयरेंस हुआ और एक साल ही कर लिया, उसके बाद क्या होता था, वो उनका साल बेकार हो जाता था ना, क्योंकि एक साल के बाद उन्हें कुछ मिलता तो था नहीं। कुछ लोग 2 साल पे निकल जाते थे, जब 3 साल कंप्लीट होते तभी उनको डिग्री मिलती थी। तो अब इसमें क्या हो गया कि जब आप आपने सपोज करिए आपने BSc में एडमिशन ले लिया और 1 साल बाद आप छोड़ेंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल बाद छोड़ेंगे तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष बाद छोड़ेंगे तो उसको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 वर्षों बाद छोड़ेंगे उसी चीज़ को तो स्नातक की डिग्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। 4 वर्षों के बाद छोड़ेंगे तो शोध के लिए हो जाएंगे, जो रिसर्च के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह अब आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अब आपके लिए परेशानी का विषय नहीं, कभी भी आप छोड़ सकेंगे, कभी भी आप पढ़ सकेंगे। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी थी आज़ादी के पहले और बाद की, उन सभी पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे मैंने डिस्कशन किए हैं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसमें सारे पॉइंट समेट पाऊँ जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। आगे जो भी डिस्कशन जिस भी विषय पे आप चाहते हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिस पॉइंट को लेके आना है, जिस टॉपिक को लेके आना है, मैं उसको डिस्कस करूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग CT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पूरे प्रीवियस ईयर में लेके आऊँगा, जो भी अभी तक हुए हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।